बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जनाब। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लास्ट लेक्चर और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जनाब बंदा चीज आपकी खिदमत में हाजिर। आप कहेंगे सर क्या इंपॉर्टेंस है इन टॉपिक्स की, तो जनाब मैं बड़े अदब एहतराम से आप लोगों के गोश गुजार करना चाहता हूं। बंदा चीज का कहना है कि स्टिशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट प्लस यील्ड से 100% श्योरिटी क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल होता है, और यही बच्चे गलत करते हैं। 90% स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत होता है। अब फैसला अब हम लोगों ने करना है कि आप लोग उन 90% में अपने आप को शामिल करोगे या 10% में शामिल करोगे। तो आइए जरा इस कॉन्सेप्ट को आपके साथ शेयर करता हूं। जनाब स्टिशियोमेट्री टर्म के बारे में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, और जनाब जेरेमियास बेंजामिन साहब थे। जेरेमियास बेंजामिन, कितना प्यारा नाम है। यह है बात 1972 की। होए 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 होए, हमने 1973 में क्या किया था? जंग की थी, बिल्कुल की थी। खैर मैं तो उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, आप पैदा हो चुके होंगे, शायद आपको पता हो। आप भी पैदा हुए थे। चले ओके जी, चले जी। हाँ, ना मैं पैदा हुआ ना आप पैदा हुआ, 1972 की बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो सर आप पैदा कब हुए? यही तो मैंने नहीं बताना आपको, इसी को तो राज रखना है। कुछ चीजें राज ही में रहनी चाहिए तो बेहतर है। अच्छा यार, स्टिशियोमेट्री की जहां तक बात करते तो आप लोगों ने डेफिनेशंस रटे मारी हुई हैं यार। रवायती चीजों को 1-2 मिनट में गुजार के आगे काम की बात की तरफ चलो। अब आप लोगों से मैं ये कहूँ कि भाई तुम लोगों ने ये डेफिनेशन याद की है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with या tells us about the quantitative relationship between reactants and products in a balanced chemical equation। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, केमिस्ट्री की ब्रांच वाला जो सीन है ना, ये एफएससी तक ठीक था। अब पेपर में आपसे पूछे थे स्टिशियोमेट्री क्या है, इज अ सेट ऑफ मैथमेटिकल टेक्निक्स। ये आपने बात याद रख लेनी कि दर हकीकत स्टिशियोमेट्री जो है ये एक मैथमेटिकल टेक्निक्स का सेट है। क्या करती है ये मैथमेटिकल टेक्निक्स? ये मैथमेटिकल टेक्निक्स आपको हेल्प आउट करती हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्या मतलब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप? मेरे कहने का मतलब यह है कि ये पड़े हुए हैं रिएक्टेंट्स और ये पड़े हुए हैं प्रोडक्ट्स। अभी प्रीवियस वीडियो जो आप लोगों ने देखी कि अगर आप लोगों को मैस, वॉल्यूम या पार्टिकल्स दिए हुए हो रिएक्टेंट्स के, तो आप उससे मैस, वॉल्यूम या पार्टिकल्स प्रोडक्ट्स के फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है, यूज क्या करना है? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो बड़े याद रख लीजिएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बहुत जरूरी है, याद रख लें। इसमें स्टिशियो का मतलब क्या है मैं आपको बताता चला जाऊं। स्टिशियो का मतलब मेरे बच्चों एलिमेंट्स होता है, ग्रीक लैंग्वेज है ये वर्ड है एलिमेंट्स, और मीट्री का मतलब आप जानते हैं मैयर करना। तो जनाब जी एलिमेंट्स को मैयर करना है, किस सेंस में मैयर करना है? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की सेंस में मैयर करना है। और क्या कुछ मैयर करना है, मैस, वॉल्यूम और पार्टिकल्स के हवाले से बात होनी है। तो ये स्टिशियोमेट्री का एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रो जो आप लोग पहले पढ़ चुके हो। तो नई बात क्या सीखी कि इट्स ए काइंड ऑफ ए मैथमेटिकल टेक्निक। अब आगे चले तो अगली बात जो आप लोगों को इसकी बेस पर जो कैलकुलेशंस होती हैं उनकी तरफ ले जाने से पहले, अजम्पशंस की तरफ ले जाने से पहले मैं चाहूंगा कि यार तुम लोगों को इसके जो रिलेशनशिप्स हैं उसके हवाले से मैं बताता चला जाऊं। तो ये देखिएगा जरा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान किस किस टाइप के रिलेशनशिप्स हैं जिनको डील किया जाता है। अब देखिए आप लोगों ने ये रिवायती से पढ़े हुए हैं कि यार मैस और मैस का रिलेशनशिप, मैस और मोल का, मैस और वॉल्यूम का, मोल और मोल का। इट्स नॉट लाइक दैट, इसके अलावा भी है। यानी कि आपको रिएक्टेंट्स के मोल्स और प्रोडक्ट के मोल्स के हवाले से बात हो सकती है। बेटे रिएक्टेंट्स के मोल्स की प्रोडक्ट के मोल्स के साथ रिलेशनशिप की बजाय
रिएक्टेंट्स के मोल से प्रोडक्ट्स का वॉल्यूम, और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि प्रोडक्ट का वॉल्यूम दिया हो और रिएक्टेंट्स के वॉल्यूम को फाइंड आउट करना हो। इसी तरह मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट से वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट के बजाय वॉल्यूम तो मैंने लिख दिया कि पार्टिकल्स, यस, एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से पार्टिकल्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा पार्टिकल्स के अलावा मैं कहता हूं कि आपको मैस भी पूछ सकता है। अब ये देखें, मोल रिलेशनशिप, वॉल्यूम रिलेशनशिप, पार्टिकल्स रिलेशनशिप, मैस रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। इसी तरह मैं बच्चों को कहता हूं यार आप लोगों के पास रिएक्टेंट्स के मोल्स की बजाय रिएक्टेंट्स का मैस दिया हुआ है। अब रिएक्टेंट्स के मैस यानी कि स्मॉल m से फिर वही बात, आप इसका मोल के साथ रिलेशनशिप देख सकते हैं, आप इसका वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप देख सकते हैं, आप इसका फिर पार्टिकल्स के साथ, यानी कि वो जो प्रीवियस मोल एवोगैड्रो नंबर, मोलर वॉल्यूम था, सेम उसी तरह की कैलकुलेशंस ही होंगी। और आप इसमें मैस और मैस का रिलेशनशिप भी देख सकते हैं, किसी भी टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है। इसी तरह अगर आप लोगों को वॉल्यूम दिया हुआ हो ना बच्चे, तो आप उसी तरह वॉल्यूम से मोल, आप मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ रही होगी, वॉल्यूम से वॉल्यूम का रिलेशनशिप, वॉल्यूम से पार्टिकल्स का रिलेशनशिप और वॉल्यूम से मैस का रिलेशनशिप हो सकता है। इसी तरह यहां पर आपको पार्टिकल्स दे दिए जाएं तो ये वाइस वर्सा हो जाएगा, यानी कि ये सारे टाइप के रिलेशनशिप्स का मतलब है इन सारे टाइप की चीजों की कैलकुलेशन करनी पड़े तो हम स्टिशियोमेट्री की बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करेंगे। इसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ अजम्पशंस हैं जो हर सूरत में फॉलो होना जरूरी है। पेपर में डायरेक्ट ही एमसीक्यू आ सकता है। अब आप लोगों ने इसको समझना है कि स्टिशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस के अंदर जो अजम्पशंस हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर देखें, ऑल द रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट्स, कि रिएक्टेंट्स का जितना भी टोटल मैस है, टोटल वॉल्यूम है, टोटल मोल्स है, टोटल क्वांटिटी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, कुछ बचना नहीं चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को ओबे होना। यानी कि आपसे कोई पूछे कि स्टिशियोमेट्री की पहली असम्पशन क्या है, तो आप कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ओबे होना चाहिए, यानी कि ऑल क्वांटिटी ऑफ द रिएक्टेंट्स मस्ट बी कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट्स। अभी थोड़ी देर में आपके साथ एग्जांपल्स के साथ ये बात शेयर करूंगा। फॉर एग्जांपल चले अभी कर देता हूं। मैं तुम लोगों को कहता हूं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलाकर के मैं कार्बन डाइऑक्साइड बनाता हूं। अब मेरे पास कार्बन का फॉर एग्जांपल 12 ग्राम मौजूद है और ऑक्सीजन का 32 ग्राम मौजूद है। तो ये मेरे पास जो अमाउंट, सबसे पहले तो याद रख लीजिएगा, ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन की अमाउंट्स होती हैं इनको स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स कहा जाता है। ये स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स जितनी हैं ये सारी की सारी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, यानी कि 12 और 32 मिलाकर टोटल 44 ग्राम बनेगा। तो मुझे कार्बन और ऑक्सीजन के टोटल मैस को कार्बन डाइऑक्साइड के मैस के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। ये है इसकी पहली अजम्पशन, जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की बात हो रही है। ओके, नंबर 1 कंजम्पशन के बाद नंबर 2 पर आ जाते हैं। नो साइड रिएक्शन अकर्स, यानी कि कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बननी चाहिए, नो बाय प्रोडक्ट, नो बाय प्रोडक्ट। अब ये बात अब आप लोगों ने समझनी है बेटे। आपको पता है यहां पर कौन सा लॉ हो रहा है, यहां पर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ओबे हो रहा है। अब ये क्या है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, कि अगर आप एक स्पेसिफिक कंपाउंड बनाना चाहते हैं एलिमेंट्स को मिला करके, तो एलिमेंट्स की जो कंबाइनिंग रेशियो है वो भी फिक्स्ड और स्पेसिफिक रहनी चाहिए। क्या मतलब, फॉर एग्जांपल ये देखें, आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड जब बना रहे थे तो आप कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स की जो कंबाइनिंग रेशियो देखें, एक कार्बन एटम मिल रहा है और 2 ऑक्सीजन एटम मिल रहे हैं, तो जाके आप लोगों के पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो ये था नॉर्मल रिएक्शन। अब साइड रिएक्शन क्या हो सकता है, ये देखें, कार्बन और ऑक्सीजन मिले और बजाय के 1:2 में मिलने की बजाय 1:1 में मिले, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, बल्कि क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको आप लोगों को पता है, याद है, इनकम्प्लीट कंबस्शन भी कहते हैं आप। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 1:1 के साथ
कार्बन मोनोऑक्साइड अगर बनेगी तो ये इनकी रेशियो चेंज हो गई, तो ये फिक्स्ड रेशियो ना रही, तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ओबे नहीं हुआ। इफ यू वांट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड as a major product, you have to combine carbon and oxygen in a ratio of 1:1. So that's the reason behind कि कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए और कोई इस तरह की फजूल किस्म की बाय प्रोडक्ट नहीं बननी चाहिए। तो इसकी दूसरी असम्पशन है जो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आओ जरा तीसरी असम्पशन की तरफ चलते हैं कि रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, रिएक्शन शुड बी इरिवर्सिबल, रिएक्शन में कोई रिवर्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि अगर रिएक्शन के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ जाती है तो फिर बेटा वो पहली असम्पशन ही गलत हो जाएगी। अब देखो कि रिवर्सिबिलिटी आ गई तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर, यानी कि नॉर्मल एनटीपी कंडीशंस के अंदर रिएक्शन में रिवर्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें हम एनटीपी एसटीपी कंडीशंस पर रखते हुए ही बात कर रहे होते हैं। तो अगर तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है तो फिर वो बात कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स की अमाउंट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। ये तो थी इसकी बेसिक असम्पशंस। आओ जरा आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ चलते हैं। ये एमसीक्यू आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर देगा अबाउट स्टिशियोमेट्री। इसको कोई स्टाइकोमेट्री भी पढ़ते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट एज अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर? ऑप्शंस 4 इक्वेशंस की शक्ल में आपके सामने मौजूद है जी। क्या दिल चाह रहा है तुम लोगों का जवाब देने को? अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा? तुम लोग कहोगे सर हम लोगों ने अल्फा ऑप्शन सिलेक्ट किया क्योंकि हम लोगों ने बैलेंस इक्वेशन देखी ही है कि 2H2 + O2 2H2O। यही तुम लोगों की गलती है बेटे। वाटर बनाने के लिए याद रखिएगा, वाटर का फॉर्मूला देखो, क्या फॉर्मूला है? H2O। वाटर के H2O फॉर्मूले के मुताबिक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो कंबाइनिंग रेशियो है एटम्स की 2:1 है। हर इक्वेशन में जाकर के देखें कि जिसमें 2:1 के साथ वाटर मौजूद होगा अपने एलिमेंट्स के साथ इक्वेशन के अंदर, उसको हम लोग बैलेंस इक्वेशन के अंदर ही कंसीडर करेंगे। तो आओ जरा देखो, 2 2s are 4, तो यहां पे आप लोगों के पास 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं और यहां पर चेक करो ऑक्सीजन एटम्स 2 मौजूद है। इस रेशियो को जरा सिंप्लीफाई करो तो क्या ये 2:1 नहीं बन रही? जी बिल्कुल 2:1 बन रही है। तो बेटा ये भी मेरे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कंसिडर की जा सकती है। हाँ, अब अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे इक्वेशन के अंदर ये 2 ना लिखता तो फिर साफ जाहिर है ये हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन कंसिडर नहीं होनी थी। तो उम्मीद है आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि यार एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन बेसिकली किसको कहा जाता है और किस तरह से आपने उसको जो है वो डील करना है। ओके, इसी तरह देखें, आप कहेंगे कि सर ये शुरू में इसको कहते हैं कोएफिशिएंट, ये जो शुरू में नंबर लिखा होता है इसको कोएफिशिएंट कहते हैं, जो कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है। 3 2s are 6, ये 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं और अब यहां पर भी आपको पता है कि 3/2 का मतलब आप जानते हैं 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो यहां पर 3 हो जाते हैं, या 2 से 2 को कैंसिल कर दें तो भी 3 एटम्स आपको नजर आ रहे होंगे। और फिर से देखें 6 और 3 की रेशियो को 2:1 देखेंगे, चेक करें 4 2s are 8 और 2 2s are 4, तो 8 और 4 को सिंप्लीफाई करें तो ये भी 2:1 बनता है। और इस तरह लास्ट में देखें यहाँ पर तो क्लियर पड़े हुए 2 हाइड्रोजन है और साथ में एक हाफ ऑक्सीजन। अब ये देखें, ये हाफ का मतलब है हाफ जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो एग्जैक्ट ये 2 हो जाएगा हमारे पास, यानी कि ये भी 2 से 2 कैंसिल करें तो मेरे पास 1 ऑक्सीजन एटम बचता है। तो यहां पर तो वैसे ही डायरेक्ट 2:1 है। तो बेटा हर एक इक्वेशन में लेफ्ट साइड राइट साइड पर एटम्स बिल्कुल सेम है, बराबर है, इक्वल है। इसी को बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन कहते हैं बाय स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशन। और इसमें दोनों तरफ एटम्स की तादाद बैलेंस होने के बाद जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंबाइनिंग रेशियो है वो भी फुलफिल हो रही है। तो याद रख लीजिएगा ये सारी की सारी ही वाटर के करेक्ट
बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कंसीडर की जाएंगी तो ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप ऑल सेलेक्ट करेंगे, जज्बाती होकर आप लोगों ने ऐसी इक्वेशन को नहीं सेलेक्ट कर देना जो आप लोगों ने मल्टीपल टाइम देखी हो। हाँ, अब यहां पर सवाल में ट्विस्ट क्या आएगा, अगर आप लोगों से सवाल में वो ये कहता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज अ करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर, तो खबरदार फिर तुम लोगों ने अल्फा बीटा चार्ली में से किसी के बारे में सोचा तो आप लोग चेक करें डेल्टा वाली ऑप्शन, डी वाली ऑप्शन में आपको रिजल्ट में जो वाटर बना हुआ नजर आ रहा है वो 1 मोल नजर आ रहा है। तो 1 मोल वाटर को बनाने के लिए जो इक्वेशन शर्त, यानी कि सवाल में देखो द की वर्ड इन द क्वेश्चन विल टेल यू अबाउट द आंसर। तो जिस हस्ती को, जिस शख्सियत को, जिस मेरे प्यारे से बेटा या बेटी को जिस वक्त मुझे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और ये चीज माइंड में रख के बैठे हैं कि यार सर समझा रहे हैं और केमिस्ट्री दिल में उतरती चली जा रही है। जी बिल्कुल, जब तक केमिस्ट्री को दिल पे नहीं उतारोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो बेटा अगर तो 1 मोल ऑफ द वाटर की बात कर रहा है तो 1 मोल ऑफ द वाटर के लिए आपको डेल्टा ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए, लेकिन जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करेगा फिर किसी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कर लेना। हाँ, अब मैं आपके सामने यहां पर एक और इक्वेशन लिखने लगा हूं, जरा समझिएगा इक्वेशन में क्या लिखता हूं। हाँ जी, एक यहां पर मैं अब आप लोगों को ईटा ऑप्शन दे रहा हूं और इक्वेशन मैंने लिखी कुछ इस तरह 2H2, बल्कि 2H2 क्यों लिख रहा हूं, मैं लिखता हूं H2 प्लस O2। ये 2 मैं यहां से खत्म कर रहा हूं, ये 2 नहीं है। अब जरा देखिएगा H2 प्लस O2, साइन ऑफ एरो दिख रहा है आप लोगों को, H2O। अब एक ऐसी इक्वेशन लिखी हुई है जिसमें H2 प्लस O2 H2O लिखा हुआ है। अब आपसे कहा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टिशियोमेट्रिक इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर, तो फिर आप लोग ये ईटा ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। बाकी सब स्टिशियोमेट्रिक इक्वेशंस है, ये नहीं है। याद रख लें, जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होती उसको स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। तो पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि स्केलेटन इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द वाटर कौन सी है। तो जो भी आपको इम्बैलेंस इक्वेशन दिखेगी उसको स्केलेटन इक्वेशन कहते हैं। जिस तरह मैं आप लोगों से कहता हूं कि N2 प्लस H2 NH3, अब ये जो इस वक्त आप लोगों को इक्वेशन N2 प्लस H2 NH3 मैंने दिखाई, ये क्या है, ये स्केलेटन इक्वेशन है, ये बैलेंस नहीं है। अब साफ जाहिर है जब आप इसको बैलेंस करेंगे तो आप बैलेंस करते हुए याद रख लीजिएगा कि यहां पर तरतीब, एटम्स की तरतीब वाइज बैलेंसिंग करते हुए अमूमी तौर पर ऑक्सीजन को सबसे एंड पे बैलेंस किया जाता है। ये भी पेपर में आ सकता है कि स्टिशियोमेट्रिक इक्वेशंस की बैलेंसिंग के अंदर सबसे एंड पे और अमूमी तौर पर कौन से एलिमेंट को बैलेंस किया जाता है, तो दैट इज ऑक्सीजन। अब तरतीब यहां पर हम पहले नाइट्रोजन बैलेंस करेंगे फिर हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे, ये तरतीब भी सीख लेना, स्टेप बाय स्टेप पेपर में आ सकता है। नाइट्रोजन के 2 एटम्स लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर 1 है, तो मैं यहां पर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि कोएफिशिएंट 2 यूज करूंगा। पेपर में सवाल आए in order to balance the above skeleton equation the prefix used या coefficient used before the ammonia is, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 एज ए कोएफिशिएंट यूज किया जाए। इसको कहते हैं कोएफिशिएंट्स ऑफ बैलेंस इक्वेशन, इसको स्टिशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स का नाम भी दिया जाता है। अब यहां पर चेक कीजिएगा, हाइड्रोजन स्टेप 2 में जाएंगे, 3 हाइड्रोजन और 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हाइड्रोजन हो जाएगी। लेफ्ट साइड पर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है। पेपर में सवाल आया इन ऑर्डर टू बैलेंस द अबव स्केलेटन इक्वेशन, in order to balance the hydrogen atoms in above skeleton equation the coefficient used for hydrogen will be, अब आपको ऑप्शन देगा 3 on left side, 3 on right side, 4 on left side, 4 on right side। इस तरह के पेपर में सवाल आ सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी बिल्कुल। तो अब आप कहेंगे 3 2s are 6, तो फिर साफ जाहिर है मुझे 6 हाइड्रोजन एटम्स करने के लिए
यहां पर कोएफिशिएंट क्या यूज करना होगा 3। अब पेपर में सवाल ये से कह सकते हैं कि देयर आर 6 हाइड्रोजन एटम्स ऑन राइट साइड ऑफ दिस इक्वेशन, इन ऑर्डर टू बैलेंस देम ऑन द लेफ्ट साइड द कोएफिशिएंट यूज्ड बिफोर हाइड्रोजन एटम विल बी 1 2 3 4 5 6। ज्यादातर आपसे क्या कहेगा 3 या 6। अब आप बच्चे जल्दबाजी में जब कहेंगे कि यार उसने क्वेश्चन में 6 एटम्स बोल दिया हाइड्रोजन के, तो मुझे लेफ्ट साइड पर भी 6 ही लगाना चाहिए, यही आपकी गलती होगी, क्योंकि ऑलरेडी 2 मौजूद है और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ही आप इसको 6 करने में कामयाब होंगे। तो बेटा कॉन्सेप्ट आपको बताया, स्टिशियोमेट्रिक इक्वेशन सिलेक्ट करने के बारे में बताया, स्केलेटन इक्वेशन सिलेक्ट करने के बारे में बताया, और आप लोगों को इसकी अजम्पशंस के बारे में भी आइडिया दे दिया मैंने, और रिलेशनशिप्स के बारे में भी आइडिया दे दिया। अब ये सारे न्यूमेरिकल्स जब पेपर में आने हैं तो बेटा स्टिशियोमेट्री का कॉन्सेप्ट अकेला कुछ नहीं कर सकता। इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट बड़ा मजे का तबाही खेस किस्म का कॉन्सेप्ट है, और मुझे सबसे ज्यादा मजा आता ही इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगा तो आपके रेस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट का दिमाग में आने के बाद आप क्या सोचते हैं कि लिमिटिंग का मतलब ही कम मिकदार, नाम से ही जाहिर है कम मिकदार, लिमिट्स कहते रहो, लिमिट्स में रहो, अपनी हदूद में रहो, जो हद में मौजूद होता है। तो क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको बिल्कुल ऐसा फ्रूडो टाइप का बनना पड़ेगा। तो मिस्टर फ्रूडोस, आप लोगों ने कभी बिरयानी तो खाई होगी। मैं अक्सर इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बिरयानी की एग्जांपल देता होता हूं। तो जनाब जी, बिरयानी की प्लेट इस वक्त भरी हुई बोटियों के साथ एक ट्रे विद चावल्स आपको नजर आ रही होगी। मैं ये कहना चाहता हूं, इस बिरयानी की प्लेट में अगर मैं आपसे पूछूं कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, तो आप मोस्टली बच्चे कहेंगे सर जी ये जो बोटियां पड़ी हुई हैं ये लेग पीस, हो माय गॉड, इसी की तो तलाश होती है, इसी को तो ढूंढा जा रहा होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जवाब बिल्कुल गलत होगा अगर आप बिरयानी में कहेंगे कि बोटियां लिमिटिंग रिएक्टेंट हैं। सर क्या मतलब? नो डाउट अबाउट इट कि जब बिरयानी की प्लेट आपके सामने पेश की जाती है तो इसमें इक्का दुक्का तिक्का 3-4 बोटियां ही आपको नजर आती हैं और बाकी सारे चावल नजर आते हैं। तो बज़ाहिर जो आपको कम मिकदार में चीज नजर आ रही है, तुमने उसी को ही लिमिटिंग रिएक्टेंट कहना है ना, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। आओ सब क्लियर करने के लिए तैयार हो, कॉन्सेप्ट रियली तैयार हो? आओ समझाता हूं, सुनो। बिरयानी की प्लेट तुम्हारे सामने आई, नो डाउट अबाउट इट। अगर तुमने बोटी उठा ली, जो कि तुम लिमिटिंग कह रहे हो, और उठाकर साइड पे रख दी, ये देखो किनारे के ऊपर, लो जी मैं यहां से उसको उठाकर साइड पे रख देता हूं लोगों को दिखाने के लिए कि भाई देख मेरे पास लेग पीस आया हुआ, और आप चावल खाना शुरू कर देते हैं। आप चावल खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, बोटी नहीं खाते, बोटी बस उठाते हैं, सूंघते हैं, चाटते हैं और वापस रख देते हैं। तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने कंज्यूम किए चावल, एक स्टेज आई, चावल खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, गए, पीछे क्या बढ़ा? बोटियां पड़ी हुई हैं। अब बताओ लिमिटिंग रिएक्टेंट चावल या बोटी? जो खत्म हो जाता है पहले, जो कंज्यूम हो जाता है पहले, वही क्या होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। कम मिकदार में पड़ा होना जरूरी नहीं है, कंजम्पशन डिपेंड करती है। मोल की रेशो जिसकी ज्यादा है, जिसने ज्यादा परसेंटेज में यूज होना है, कंज्यूम होना है, उसी ने ही पहले खत्म होना है, उसी को ही लिमिटिंग रिएक्टेंट का टैग लगना है। अब अगर आपने बोटियां पहले खत्म कर ली तो फिर बोटियां लिमिटिंग होगी, अगर चावल पहले खत्म कर लिए तो चावल लिमिटिंग हो गए, और जो चीज पीछे बच जाती है उसको एक्सेस रिएक्टेंट कहा जाता है।
और मैं उम्मीद करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को आगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा। आप खा लेंगे बिरयानी, मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है, तो खैर लेक्चर के एंड पे मैं आज बिरयानी ही खाता हूं मंगवा करके। तो जनाबे वाली लिमिटिंग रिएक्टेंट बेसिकली इस चीज का नाम है। आओ जरा अब इसकी जरा डेफिनेशन देखें तो आप चेक कीजिएगा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कहता है रिएक्टेंट दैट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं और वो मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनमें से एक रिएक्टेंट खत्म हो जाता है तो साफ जाहिर है प्रोडक्ट बनना तो स्टॉप हो जाएगी, रिएक्शन तो स्टॉप हो जाएगा। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की एग्जांपल से अमोनिया बना रहा था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एग्जांपल से वाटर बना रहा था। तो जब आप लोगों को वाटर की फॉर्मेशन बंद होती नजर आ रही होगी तो इसका मतलब यह है कि दोनों में से कोई एक एलिमेंट टाटा बाय बाय हो गया। तो जो टाटा बाय बाय हो जाए उसी को क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब क्या हर दफा हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा? नो। ऑक्सीजन होगा? नो। डिपेंड करेगा कंजम्पशन किस हिसाब से हो रही है। तो इस चीज को अब आप लोगों ने समझना है। अब ये देखिएगा, ड्यू टू इट्स अमाउंट लेसर देन द रिक्वायर्ड। लेसर का वर्ड बेटे यार लाजमी याद रखिएगा, लेसर और लेस में ये फर्क है। एज कंपेयर टू द अदर की बात हो रही है तो अदर से कंपैरिजन करने पर लेसर आएगा, और जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट थी उसकी उससे कम मिकदार में बढ़ा हुआ है, उसी को क्या कहा जाता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। वही पहले फिनिश होता है। इसकी देखिए एक और डेफिनेशन आप लोगों के साथ डील कर रहा हूं। द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूसेस लीस्ट नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि आप एक केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे मोल्स की रेशियो लगाकर। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टिशियोमेट्री में कहा कि मोल्स और मोल्स का भी रिलेशनशिप था एक बैलेंस इक्वेशन में। तो हम लोग ये देखते हैं कि इतने मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इतने मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो जो रिएक्टेंट कम मिकदार में प्रोडक्ट के मोल्स बना रहा होगा उसी को ही क्या कहा जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाएगा। इस चीज को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले तो मुझे बताएं लिमिटिंग रिएक्टेंट के इस कॉन्सेप्ट को, बिरयानी वाली एग्जाम्पल को अगर मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूं तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो आ जाओ दोबारा। जनाब मैंने दावा किया था केमिस्ट्री पढ़नी नहीं समझनी है, तो दावा जो मैं करता हूं उसको पूरा करता हूं। ये डेफिनेशन होगी, सब कुछ होगा। आओ जरा इस एमसीक्यू के ऊपर फोकस करो। अगर ये बात मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया तो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। सवाल है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऑप्शन नंबर 1 आप लोग गौर से देखो, इट ऑलवेज कंज्यूम्स अर्लियर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, इट ऑलवेज प्रोड्यूस लेसर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। It always present in less quantity, it controls product amount, it determines the order of reaction। ये ऑप्शंस हैं आपके पास। क्या मन कर रहा है तुम लोगों का, क्या चल रहा है तुम लोगों के मन में, क्या बोलना चाह रहे हो, अबे क्या कहना चाह रहे हो बताओ ना मुझे। सर इनमें से तो सारी ही मुझे ट्रू लग रही हैं, बस यही वो गलती है जो तुम लोगों से होनी है। तो बेटे अगर मैं सवाल को नॉट ट्रू कर दूं तो फिर मुझे बताएं कि कोई एक ऐसी चीज है जो इसमें हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिए गलत होगी। और सवाल ये आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑलवेज ट्रू अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहां पर मैंने जिस तरह ऑलवेज कंट्रोल अमाउंट, ऑलवेज डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यानी कि मैं यहां पर ऑलवेज का वर्ड ऑप्शन में लिखने के बजाय ऊपर लिख दूं ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज नॉट ट्रू। तो बेटा याद रख लीजिएगा पहली में कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले कंज्यूम होगा, जो लेसर प्रोडक्ट के मोल्स बनाएगा वही लिमिटिंग रिएक्टेंट। अभी आपको एग्जांपल के साथ भी समझा देता हूं। ये जो लाइन लिखी हुई है ना ऑलवेज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, इसमें थोड़ी सी एक दिक्कत है जो मैं आपको बताने लगा हूं कि क्या दिक्कत है। दिक्कत यह है कि यहां पर लेस नहीं होना चाहिए,
यहां पर अगर लेसर का वर्ड हो तो वो ज्यादा बेहतर है। आप कहेंगे सर क्या मतलब लेस और लेसर? समझाऊं एग्जाम्पल? समझा दूं? चलो तुम्हारी बुक से ही तुम्हें समझाता हूं, तुम्हारी बुक से ही तुम्हें समझाता हूं। आओ जरा, क्या तुम्हारी बुक में ये एग्जाम्पल नहीं पड़ी हुई? स्लाइसिस, कबाब और सैंडविच। जी सर बिल्कुल पड़ी हुई है ये एग्जाम्पल हमारे पास। तो फिर क्यों ना आपसे ये कहूं कि यार सैंडविच बनाना चाहते हो, एक सैंडविच बनाने के लिए तुम्हारे पास 2 स्लाइस और एक कबाब को मिक्स करने के बाद एक सैंडविच बनता है, जो इस वक्त तुम लोगों की आंखों के सामने तुम लोगों को नजर आ रहा होगा। अब मैं बुक से एक वैल्यू उठाता हूं जो आपकी बुक में लिखी हुई है कि यार आप लोगों के पास है 48 स्लाइसिस, 24 कबाब्स। तो बताएं कि कितने सैंडविच बनेंगे और इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा और एक्सेस रिएक्टेंट कौन होगा? अभी थोड़ी देर पहले देखें, आप लोग ऑप्शंस देख रहे थे। अब मैंने कहा लिखा इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। अब अगर आप इसी बात को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा सा चलो तो मुझे बताओ जरा, चलो अबे चलना, हाँ, तो क्वांटिटी चेक करें। स्लाइसिस कितनी क्वांटिटी में दिए हुए? 48। कबाब्स कितनी क्वांटिटी में दिए हुए? 24। तो बेटा जरा चेक कीजिएगा स्लाइसिस और कबाब्स में से कौन ज्यादा मिकदार में आपको पड़ा हुआ दिख रहा है। तो जनाब जी स्लाइसिस आर ग्रेटर इन नंबर, ग्रेटर इन क्वांटिटी इन फ्रंट ऑफ यू एज कंपेयर टू द कबाब्स। इस पिक्चर में भी देख लो 1 2 3 4 कबाब आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्लाइसिस नजर आ रहे हैं। तो बेटा अब आपका मन क्या कर रहा होगा कि आप स्लाइसिस को लिमिटिंग रिएक्टेंट का टैग लगा दें। यही गलती है तुम लोगों की, इसी गलती से तुम लोगों ने खुद को बचाना है कि स्लाइसिस के ऊपर टैग नहीं लगेगा। एक्सेस रिएक्टेंट और लिमिटिंग का पहले चेकआउट करना पड़ेगा, मतलब पहले से आप ठप्पा नहीं लगा सकते। आप कंजम्पशन देखेंगे, आप कहेंगे सर नहीं मैं तो कुछ और ही सोच रहा था, आपने पता नहीं स्लाइसिस क्यों लिख दिया। सर मैं तो कबाब के बारे में सोच रहा हूँ कि कबाब लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि कबाब मुझे कम नजर आ रहे हैं। सर वो 48 है, वो 24 है। नहीं नहीं सर कबाब कम है, स्लाइसिस ज्यादा है, कबाब को लिमिटिंग रिएक्टेंट कहना है। यही तो तुम लोगों ने गलती करनी है, यही तो मैं समझा रहा हूँ, इसी के ऊपर तो मैं पीट रहा हूँ, इसी को तो मैं बार बार फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ लो, तैयार हो जाओ बेटा। अब कंज्यूम करने की रेशो देखते हैं। जहां पर 2 स्लाइस कंज्यूम होने हैं वहां पर कबाब सिर्फ 1 कंज्यूम होना है। अब आप लोग थोड़ा सा गौर करो, जहां पर 2 स्लाइस यूज होने हैं वहां पर सिर्फ 1 कबाब यूज होना है। तो अब आपने जब इनको मिलाया, मिलाने के बाद देखा तो आपने कहा सर 2 और 1 के साथ एक सैंडविच बन रहा है। तो 48 स्लाइसिस में से 24 कबाब इस्तेमाल करते हुए मैं यहां पर 24 सैंडविच बनाने में कामयाब हो जाऊंगा। क्योंकि बेटा 1 कबाब 1 सैंडविच बनाता है। ये रेशो समझ लीजिएगा, रेशो ने आपके सारे मसले हल करने हैं। 1 कबाब 1 सैंडविच बनाता है और 24 कबाब कितने सैंडविच बनाएंगे? 24 सैंडविच बनाएंगे। तो बेटा कबाबों से आपको 24 सैंडविच देखने को मिल रहे हैं। आओ स्लाइसिस से पूछते हो, स्लाइसिस 2 हो तो 1 सैंडविच बनता है, 2:1 है। अब आपके पास 48 स्लाइसिस अगर आप कंबाइन करें तो बेटा इसके 2:1 के हिसाब से भी आप 24 ही सैंडविच बना पाओगे। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि 48 स्लाइसिस भी तुम्हें 24 सैंडविच दे रहे हैं और 24 कबाब भी तुम्हें 24 सैंडविच दे रहे हैं। तो बताओ लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? कबाब? स्लाइस? ना स्लाइस ना ही कबाब।
आप कहेंगे सर ये क्या बात, नया ट्विस्ट डाल दिया है। यही तो मैं गल समझानी है बेटा। अब आप मुझे बताएं, सारे के सारे स्लाइसिस भी कंज्यूम हो गए, सारे के सारे कबाब भी कंज्यूम हो गए, ना पीछे कबाब बचा ना पीछे स्लाइस बचे, सारे के सारे सैंडविच में कन्वर्ट हो गए, तो किसको टैग लगाओगे एक्सेस का, किसको टैग लगाओगे लिमिटिंग का? तो यहां पर वाकई ना स्लाइसिस लिमिटिंग है ना कबाब लिमिटिंग है। आपको बताता हूं कि जब एक फिक्स्ड रेशो के हिसाब से रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन, वहां पर लिमिटिंग रिएक्टेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अब आपको इस बात को समझाता हूं, नहीं समझ आई दोबारा समझ लीजिएगा। स्लाइसिस को 40-80 रहने देता हूं, कबाब्स को 25 कर देता हूं। अब गौर से देख लेना, अब 24 नहीं है 25 कबाब है और 48 स्लाइस है। पहले देखिए क्वांटिटी 48 और 25। आप कहेंगे सर 25 कबाब अभी भी कम है। यही मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप अभी डिसाइड नहीं करेंगे कौन लिमिटिंग है। अब आप इनको कंबाइन करके क्या बनाएं, सैंडविच बनाएं। अब देखें 48 स्लाइसिस से 24 सैंडविच बनेंगे। ये 2 स्लाइस उठाए, अंदर रखा कबाब, सैंडविच बनाया और साइड पे गया। अब आपके पास 24 नहीं है, अब आपके पास 25 कबाब है। तो पहले मुझे एक बात का जवाब दो, 25 कबाबों से क्या तुम 25 सैंडविच बना लोगे? नहीं बन सकते, क्योंकि स्लाइसिस 24 सैंडविच बनाने के बाद टाटा बाय बाय हो जाएंगे। तो 24 सैंडविचेस बनने के बाद स्लाइसिस फिनिश्ड। अब 25 कबाबों से मैक्सिमम तुम 24 सैंडविच ही बना पाओगे, क्योंकि 24 कबाब्स कंज्यूम होंगे। 1 कबाब कैन नॉट बी कंज्यूम, 1 कबाब लेफ्ट बिहाइंड। और वो एक कबाब पीछे क्यों बचा है? क्योंकि सैंडविच बनाने के लिए आपको सिर्फ कबाब नहीं, आपको साथ में स्लाइसिस भी चाहिए, और स्लाइसिस खत्म हो गए। चेक करें, ज्यादा मिकदार में थे फिर भी खत्म हो गए, क्योंकि उनकी कंजम्पशन ज्यादा थी। वो एक वक्त में 2 यूज हो रहे थे, जबकि उसके मुकाबले में कबाब एक ही यूज हो रहा था। तो 25 कबाब और 48 स्लाइसिस तुम्हें दूं तो मैं सिर्फ 24 सैंडविच ही बना पाऊंगा। वो 48 के 48 स्लाइसिस खत्म हो जाएंगे और एक कबाब पीछे बच जाएगा। तो बेटा 25 की क्वांटिटी के अंदर कबाब होगा एक्सेस रिएक्टेंट या नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट, और स्लाइसिस होंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो मुझे मेरे ख्याल में ये बात आपको समझनी चाहिए अब, और मैं आपको समझाने में कामयाब हो चुका हूं। जरा मुझे बताएं, घर में सुबह सुबह नाश्ते के टाइम आपको अम्मी ने बना करके दिए पराठे 2 और साथ में एक ऑमलेट। अब क्वांटिटी चेक करो, पराठा और ऑमलेट। लो जी, एक और एग्जांपल से समझाकर बात आगे कराता हूं। पराठा बाय मेक बाय मॉम और साथ में है ऑमलेट। तो पुत्र जी चेक करें कि 2 पराठे हैं, 1 ऑमलेट है। तुम नाश्ता शुरू करते हो, तुम कहते हो सर ऑमलेट लिमिटिंग होगा, कम मिकदार में। अबे चुप, खबरदार बोले तो तुम पराठे का इतना बड़ा नवाला उठाते हो और उसमें इतना सा ऑमलेट डालते हो और ठूस लेते हो अपने अंदर, और एक वक्त आता है 2 के 2 पराठे तुम ठूस के खा जाते हो, और ऑमलेट अभी भी आधा पड़ा हुआ है, आधा प्लेट में पड़ा हुआ और आधा तुमने अपने पेट में ढूंस लिया है। अब आप मुझे बताओ, ज्यादा क्वांटिटी में पराठे थे लेकिन तुमने कंज्यूम ज्यादा करके खत्म पहले कर लिए, तो पराठे को लिमिटिंग कहोगे, चाहे ज्यादा क्वांटिटी में पड़ा हुआ था। ऑमलेट पीछे बचा हुआ है, खत्म नहीं हुआ, जो पीछे बच जाता है वो नॉन लिमिटिंग या एक्सेस रिएक्टेंट होता है। कुछ बात समझ में आई है? अभी भी नहीं बात समझ में आई तो फिर बेटा अपना ठिकाना हाविया में ढूंढो। और हाविया क्या है? हाविया भड़कती हुई आग है। तो जनाबे वाली, मैंने बच्चों को यह सिखाया कि भाई जिन्ना नू एक गल समझ नहीं आ सकती वो समझ गए होंगे। यकीनी तौर पे आप लोगों को यह बात अब समझ आ गई होगी कि ऑलवेज प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी गलत है। हाँ, लेसर होता तो फिर एज कंपेयर टू द अदर बात हो रही होती तो ये ठीक हो सकता है। सिर्फ लेस क्वांटिटी में अगर बोले तो फिर ये बात
बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। तो बेटा इस लिमिटिंग रिएक्टेंट के कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखो, जहन में रखो, माइंड में रखो। और अब आपको मैं दो ऐसी सिचुएशंस में एमसीक्यूज के हवाले से लेकर के जाता हूं जहां में आपसे पेपर में जो है वो सवाल पूछा जा सकता है। बेटा लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना हो तो आप कैसे करेंगे, आपकी बुक में लिखा हुआ है। सबसे पहले आप नंबर ऑफ द मोल्स कैलकुलेट करेंगे। आपको कुछ अमाउंट्स दी होंगी, अभी मैं इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आपको करवा देता हूं। कुछ आपको अमाउंट्स दी होंगी, उन अमाउंट्स को यानी कि गिवन अमाउंट्स होंगी, मैसेज होंगी, तो उन मैसेज से आप क्या कैलकुलेट कर लें, मोल्स। तो मैं बच्चे को कहता होता हूं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए इस प्रोटोकॉल को फॉलो करना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट मैथ्स के साथ रिलेशनशिप भी लगा सकते हैं। आपको शॉर्टकट में बताता हूं, बात मुख्तसर करता हूं। पहले प्रोटोकॉल देख लो, फाइंड द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द गिवन मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। जो तुमने रिएक्टेंट के मोल्स कैलकुलेट किए थे ना, उन रिएक्टेंट के मोल्स को यूज करते हुए प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट करो, मगर हेल्प किसकी लेनी है, बैलेंस इक्वेशन की, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन ही तुम्हें बताएगी। जिस तरह स्लाइसिस और कबाब बता रहे थे कि 2 स्लाइस और 1 कबाब मिलकर एक सैंडविच बना रहे थे, ये स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स थी उनकी। उसके बाद मैंने आपको 48 और 25 दिए, और फिर उस 48 और 25 से तुमने देखा कि कितने सैंडविच बन रहे हैं। तो आपने मैक्सिमम 24 सैंडविच बनाए, जिसमें 48 टाटा बाय बाय हो गए थे स्लाइसिस, और कबाब 25 में से 24 कंज्यूम हुए थे, 1 बचा था, इसलिए हम लोगों ने स्लाइसिस को लिमिटिंग कहा था, कबाबों को एक्सेस कहा था। यहां पर भी वही है कि रिएक्टेंट के मोल निकालनी है, रिएक्टेंट के मोल से प्रोडक्ट के मोल निकालो, बैलेंस इक्वेशन यूज करो। और अब काम की बात वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख ले, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना हो तो इससे बेहतर और कोई चीज नहीं हो सकती। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट, उसको ढूंढो जो प्रोड्यूस कर रहा है लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट एज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट, यानी कि जो कम मिकदार में प्रोडक्ट बना रहा है उसी को ही क्या कहा जाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाएगा। ये बात आप लोगों को बेटे मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। इसी बात को मैंने तुम लोगों के साथ जब डील किया तो विद द हेल्प ऑफ एक एग्जांपल डील किया। अब आप लोगों को मैं प्रीवियस स्लाइड पर जब लेकर के जाऊं तो इस पूरी स्लाइड पर मैं आपको यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि जब आप 48 स्लाइसिस से सैंडविच कैलकुलेट करते थे तो आपको 24 सैंडविच मिलते थे, लेकिन जब आप 25 कबाबों से सैंडविच कैलकुलेट कर रहे थे तो 25 कबाब आपको 25 सैंडविच बना के दे सकते हैं। लेकिन तभी जब स्लाइसिस मौजूद हो तो आप देखें 48 slices are giving you 24 sandwiches and 25 kebab, गौर से सुन लेना, 25 kebabs can give you 25 sandwiches। तो बेटा एक्चुअल क्वांटिटी जो सैंडविचेस की मेरे पास है हो सकती है वो 24 हो सकती है, वो 25 नहीं हो सकती, बिकॉज स्लाइसेस विल फिनिश्ड, कबाब विल लेफ्ट बिहाइंड। अब आप मुझे बताएं स्लाइसेस और कबाब्स की इस एग्जाम्पल जो आपकी टेक्स्ट बुक की एग्जाम्पल है उससे उठाने के बाद आपने क्या सीखा कि जो आपको लेसर क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट बताएगा, बना के देगा और पहले कंज्यूम हो जाएगा, पहले खत्म हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा एज कंपेयर टू द अदर रिएक्टेंट, उसी को ही क्या कहोगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट कहोगे। इस वीडियो के एंड पे मैं अब आप लोगों के साथ वो पॉइंट शेयर करता हूं, उसके बाद फिर मैं न्यूमेरिकल्स और यील्ड वाले टॉपिक के लिए एक अलग से वीडियो बनाता हूं ताकि आप यील्ड और न्यूमेरिकल्स की कुछ प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए जो है उस वीडियो को देखो। बेटा सवाल आए कि नो लिमिटिंग रिएक्टेंट, अब कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं हो सकता, कब, याद रख लीजिएगा। नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नंबर 1, when stoichiometric amounts are taken, stoichiometric amounts are taken, जब स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट्स दी होंगी तो वहां पर कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। समझने के लिए तैयार हो? चलो समझो फिर। ये देखो कबाबों वाली और स्लाइसेस वाली एग्जांपल ही बता दूं, जिस तरह मैंने आप लोगों को बोला था कि स्लाइसेस कबाब
सैंडविचेस। दो स्लाइस, एक कबाब, एक सैंडविच था। 48 स्लाइसिस, 24 कबाब, 24 सैंडविच बने थे। अब आप मुझे बताएं, ये बिल्कुल वो रेशो के हिसाब से डबल, देखो मैंने स्लाइसिस और कबाबों की 2:1 को मेंटेन किया ना इस क्वांटिटी के अंदर। ये देखो, ये 24 और ये 48, तो ये 1:2 के हिसाब से आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं यार 12 कबाब हैं और 24 स्लाइस हैं, तो मुझे बताएं यहां पे लिमिटिंग क्या होगा। आप कहेंगे सर यहां पर भी कोई लिमिटिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे 2 स्लाइस उठाएंगे, एक कबाब उठाएंगे, एक सैंडविच बना डालेंगे, तो ये हमारे पास इस वक्त यहाँ पर टोटल 12 सैंडविच बनेंगे। तो 12 सैंडविच बनाते हुए 12 के 12 कबाब कंज्यूम हो जाएंगे और 24 के 24 स्लाइस यूज हो जाएंगे। 24 सैंडविच बनाते हुए 24 के 24 कबाब और 48 के 48 स्लाइसेस यूज हो जाएंगे। तो जब आपको एक फिक्स्ड रेशियो अकॉर्डिंग टू द बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक क्वांटिटीज दी हुई होंगी, तो उनमें आप कभी भी लिमिटिंग रिएक्टेंट को नहीं ढूंढ पाओगे। नंबर 2, when the reaction is reversible. When reaction is reversible. अब आप खुद सोचें, अक्लमंदी का मुजाहरा करें कि जब रिएक्शन रिवर्सिबल होगा तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि वो प्रोडक्ट वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी तो किसी एक रिएक्टेंट का खत्म हो जाना और दूसरे का पड़े रहना किसी सूरत में मुमकिन नहीं होगा। इसी को कहा जाता है कि नो लिमिटिंग रिएक्टेंट व्हेन स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स आर टेकन एंड व्हेन द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। तो बेटा इस चीज को ज़हन में रखें। अब देखें, आपके पास एक एग्जांपल है 2H2 प्लस O2 2H2O। ये मैंने वाटर की फॉर्मेशन के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन उठाई जो मैंने स्टोइचियोमेट्री के अंदर आप लोगों को बताई थी। अब यहां पर देखें 2H2 में 4 ग्राम हाइड्रोजन के बन रहे हैं, हाइड्रोजन का एक में ऐसा 2 2s are 4, और ऑक्सीजन का 32 ग्राम बन रहा है, और उस तरफ देखें 36 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। आपको पता है एक वाटर का 18 बनेगा, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 16 मिलाकर 2 का 36 हो जाएगा। अब मेरा आपसे सवाल है कि इस इक्वेशन के अंदर इन स्टोइचियोमेट्रिक क्वांटिटीज जो 4 ग्राम और 32 ग्राम मैंने आपको दिया, कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है? बताएं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं? अभी पता चल जाता है। हाइड्रोजन लिमिटिंग, कुछ कह रहे हैं ऑक्सीजन लिमिटिंग है। यस, ये जो बैठा हुआ मासूम बच्चा, ये दाढ़ी वाला जो कि मुझे नजर आ रहा है इस वक्त, नजर नहीं आ रहा, वैसे ही कह रहा हूं। इसका कहना है कि सर यहां पर कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं है। लाखा क्यों नहीं है लिमिटिंग रिएक्टेंट? क्योंकि जरा चेक करो, ये बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक 4 ग्राम पूरे का पूरा, और ये ऑक्सीजन के 32 का 32 पूरा, और उस तरफ देखें 36 का 36 ग्राम वाटर कन्वर्ट हो रहा है। तो जनाब जी ये स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि जब आपके पास स्टोइचियोमेट्रिक अमाउंट्स होगी तो सारे के सारे रिएक्टेंट ने किस में कन्वर्ट हो जाना है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना है। तो यहां पर लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगा। इसी तरह देखें N2 प्लस 3H2 2NH3। अब यहाँ पे मैं आपको कोई मर्जी अमाउंट्स लिख कर दे दूं, मैं आप लोगों से कह देता हूँ कि भाई 20 ग्राम नाइट्रोजन का है और भाई 30 ग्राम हाइड्रोजन का है, तो बताओ कि यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हो सकता है? तो बेटा यहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं कोई हो सकता, क्योंकि ये रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है। लो जी, लिमिटिंग रिएक्टेंट और स्टोइचियोमेट्री के कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने के बाद अगली बात की तरफ चलता हूं। तो आगे हैं जनाबे वाले इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स जब पेपर में आए तो न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की ट्रिक भी आपको बता दी है कि तुम सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उस तक पहुंच जाओ जो आपको लेसर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट बना के दे रहा है, उसी को ही कहा जाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट कहा जाएगा।
चलो आप लोगों को इस लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए एक और वीडियो लेक्चर देता हूं. Watch my next video lecture to understand the limiting reactant and yield related numericals. Bye bye.